हेलो हेलो हेलो। ऑनलाइन वाले बच्चे आवाज क्लियर है? ऑनलाइन जानवी, कालिंदी, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून कृति, गुड आफ्टरनून। पीछे क्लियर है बेटा आवाज सबको? डन, ओके। चलो चले, क्या पढ़ा रहा था बेटा आपको बताएं जरा, क्या पढ़ना चालू किया है आप सबने? गुडविल पढ़ रहे थे, और गुडविल के अंदर मैं आपको एक मेथड पढ़ा के गया था, कौन सी? एवरेज प्रॉफिट मेथड। खाली क्या पढ़ाया था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप सबको एवरेज मेथड समझ में आ गई। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते? तो मैंने बोला था एबनॉर्मल लॉसेस अगर हुए हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन है तो क्या कर दोगे? कोई डिविडेंड वगैरह रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, क्या कर दोगे उसको? माइनस, क्योंकि उसका रिलेशन गुडविल से नहीं है, वो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है। फिर मैंने बोला था कोई रेक्टिफिकेशन होता है, लाइक जैसे कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या फिर प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी उसको गुड्स मान लिया है, या गुड्स खरीदा था उसको प्लांट एंड मशीनरी मान लिया है, तो रेक्टिफिकेशंस करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशंस करने के बाद जो प्रॉफिट आएंगे उनको कौन से प्रॉफिट बोलते हो? एडजस्टेड प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट? एडजस्टेड प्रॉफिट। और एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट्स को, क्योंकि गुडविल इज रिप्रेजेंट इन फ्यूचर प्रॉफिट। मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जितने साल की इनकम आप खरीदना चाहते हो, तो किसकी गुडविल वैल्यू आ जाएगी बेटा? गुडविल की। ये बात अपनी हुई थी, यदि थोड़ा बहुत भी याद हो सबको तो। इतना अपन ने डिस्कशन कर लिया था। और मेथड जो हमने पढ़ी थी दैट्स एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट का एवरेज निकालना सिखाया था। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब समझाया था सबको। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब समझ में आ गया था कि नहीं? बोलो। तो चलो एक क्वेश्चन जल्दी से ये वाला करके बता दो, और इसकी मेरे को वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल के बता दो जल्दी से। अगर सबको समझ में आ गया था तो जल्दी से मेरे को वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल के बता दो। ब्रैकेट में लिखा है मतलब बिजनेस में लॉस है। ब्रैकेट में लिखा है मतलब बिजनेस में क्या है बेटा? लॉस है। कालिंदी, जानवी, हिमांशी, आज आज हिमाक्षी, बताओ ये सब ऑनलाइन कैसे हो गया? आज बहुत सारे लोग। वर्तिका, सानिया आज क्यों नहीं आए दोनों? क्या आ रहा? 1 लाख, 1,45,200 रुपए की गुडविल। 1,45,200। बाकी बच्चों की 145,200। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने लिए? एवरेज कितने साल का निकाला? 5 साल का। वेरी गुड, 5 साल का एवरेज आपने निकाला। सबसे पहले सारे प्रॉफिट को जोड़ा होगा, लेकिन ये 40,000 निगेटिव है, क्या कर दिया होगा इसको? माइनस, क्योंकि बिजनेस में लॉसेस है। नेगेटिव बैलेंस मतलब ब्रैकेट में है, मतलब क्या है बेटा? लॉस है। तो एवरेज आपका आ रहा होगा 48,400। सही है क्या? एवरेज कितना आ रहा? 48,400। सही है। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज का। गुडविल सही है बेटा, बिल्कुल 1,45,200। इट इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा करते। चले, तो ये पहली मेथड थी। दूसरी मेथड का नाम लिखें जल्दी से, वेटेड एवरेज मेथड। कौन सी मेथड?
वेटेड एवरेज। लिखें जरा गुडविल कैलकुलेट करने की सेकंड मेथड आपकी जो है, इट इज अ वेटेड एवरेज मेथड। सेकंड मेथड का नाम है आपकी वेटेड एवरेज मेथड। सर ने करवाई ये वाली मेथड? अच्छा, तो चलो मैं कुछ पूछता हूं, बताओ जल्दी से, ये मेथड कब लगाते हैं? वेट दिए रहते हैं तब? बस इतना ही बताया सर ने कि कुछ और भी बताया था? नहीं, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो इसलिए हूं, एक बार क्या 3 बार बताऊंगा। और क्या बताया था सर ने? और कब क्या बताया था? और भी तो कुछ बताया होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, इतना ही बताया था। ऑनलाइन वाले बच्चे कालिंदी, पलक, जानवी, वर्तिका, सान्या, चले मैं बताता हूं। वेटेड एवरेज मेथड तब लगती है जब आपके प्रॉफिट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो। कैसा बोला मैंने? वेटेड एवरेज मेथड कब लगती है? जब आपके प्रॉफिट कैसे हो, फटाफट बोलो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा फर्स्ट ईयर है, ये मेरा सेकेंड ईयर है, ये मेरा थर्ड ईयर है, ये मेरा फोर्थ ईयर है। ऐसा क्यों, मैं आपको समझा रहा हूं अभी। पहले साल में प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं यहां मैं प्रॉफिट ले रहा हूं वाई एक्सेस पर। पहले साल में प्रॉफिट हुआ था 2 लाख का, दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ है 4 लाख का, तीसरे साल में प्रॉफिट हुआ है 8 लाख का, फिर चौथे साल में प्रॉफिट मेरे को हुआ है 10 लाख का। बताएं मेरे प्रॉफिट जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं? बोलो, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपके प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, पास्ट ईयर के प्रॉफिट कैसे हैं फटाफट बोलो, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो सिंपल एवरेज से काम नहीं चलता, फिर कौन सी मेथड लगाना पड़ती है? बोलो, वेट। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड। इसका उल्टा मैं बोलूं, पहले साल में प्रॉफिट 8 लाख हुआ, फिर 6 लाख हुआ, फिर 2 लाख हुआ, फिर 1 लाख हुआ, बताओ डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, तो भी कौन सी मेथड होगी बेटा? वेटेड एवरेज। क्लियर? अब ऐसा क्यों, लॉजिकली समझना। से जैसे आपने मेरे पास आए और आके बोलते हो सर मेरे 12th क्लास में लगभग कितने परसेंटेज बन जाएंगे? पूछ सकते हो कि नहीं मेरे से कि सर मेरे 12th में लगभग कितने परसेंटेज बनेंगे, जरा मेरे को बताओ। तो मैं आप सबसे बोलता हूं कि आपके 9th में कितने बने थे? तो आपने बोला सर 9th में 60% बने थे। मैंने बोला अच्छा। 10th में कितने बने थे? आपने बोला सर 10th में मेरे 70% बने। फिर मैं बोलता हूं बताओ अच्छा 11th में कितने बने? तो आपने बोला सर 11th में मेरे 95% बने थे। अब सारे बच्चे बताओ, इसका मतलब आपकी पढ़ाई में सुधार हो रहा है कि क्या हो रहा है? फटाफट बोलो। धीरे धीरे आपकी पढ़ाई क्या हो रही है? जोर से बोलो, मजबूत होती जा रही है कि नहीं? स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है कि नहीं एजुकेशन की? तो बताओ 12th के लिए मैं किसको बेस बनाना चाहिए? आपकी 9th के एग्जाम को ज्यादा वेट देना चाहिए कि 11th के एग्जाम को ज्यादा वेट देना चाहिए? जोर से बोलो। 11th को बेस बना के ज्यादा फ्यूचर सही बताना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम में, आपकी स्टडी में क्या हो रही है? धीरे धीरे इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, मतलब आपके परसेंटेज क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और मैं 9th को बेस बना के अगर एग्जाम का आंसर दूं तो सही आएगा कि गलत आएगा? गलत आएगा। इसलिए ज्यादा वेट किसको देना चाहिए? आप सारे बच्चे जल्दी से बताएं, वेट ज्यादा किसको देना चाहिए? 11th क्लास को, जो पास का ईयर है उसको ज्यादा वेट देना चाहिए, क्योंकि आपके परसेंटेज बढ़ रहे हैं। तो 12th का परसेंटेज जब मैं बढ़ाऊंगा तो 95 नहीं बताऊंगा, 95 से कुछ ज्यादा ही बताऊंगा। आंसर हमारा कम नहीं आना चाहिए, कैसा आना चाहिए? ज्यादा। क्लियर है कि नहीं? अगर आपके प्रॉफिट सेम यहां पर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, वो बोल रहा आज से 4 साल पहले प्रॉफिट मेरे को 2 लाख हुआ करते थे, फिर मेरे प्रॉफिट बिजनेस अच्छा चला 4 लाख हो गए, फिर मेरा बिजनेस और अच्छा चला 8 लाख बढ़ रहे हैं, फिर मेरे प्रॉफिट 10 लाख हो रहे हैं, तो बताओ मेरे को एवरेज निकालने के लिए किसको ज्यादा बेस बनाना चाहिए? बोलो, वेटेड एवरेज को बेस बनाना चाहिए। मैं किसको ज्यादा वेट दूंगा? जो रीसेंट प्रॉफिट हुआ है उसको ज्यादा वेट दूंगा। उसको क्या दूंगा? फटाफट बोलो, ज्यादा वेट दूंगा। समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान रखना, वेटेड एवरेज मेथड कब लगती है? जब आपके प्रॉफिट कैसे दे रखा हो? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, या क्वेश्चन में वेट गिवन हो, या फिर क्वेश्चन में वेट गिवन। कई बार क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं होगा,
लेकिन फिर भी वेटेड एवरेज लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। याद रहेगा कि नहीं? अब वेट कैसे लगाएंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। हम वेट लगाएंगे कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। से जैसे ये एक एग्जाम्पल है, आपको प्रॉफिट दिए हैं, तो देखो जरा, क्वेश्चन बोल रहा है 14-15 में प्रॉफिट 6000 का हुआ, 13-14 में प्रॉफिट 8000 का हुआ, 12-13 में प्रॉफिट 12000 रुपए का हुआ है, 11-12 में प्रॉफिट 14000 का हुआ है, और 10-11 में प्रॉफिट कितने का हुआ है, फटाफट बोलो, 15000 का हुआ है। देखें जरा, प्रॉफिट्स यहां इंक्रीजिंग ट्रेंड में है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड में? जोर से बोलो, डिक्रीजिंग। प्रॉफिट कम हो रहे हैं कि नहीं? बोलो। अब मेरे को बेस बनाना है, तो बताओ किसको ज्यादा वेट देना चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ मेरे को फ्यूचर का प्रॉफिट बताना है, मतलब मेरे को प्रॉफिट बताना है 15 और 16, फाइनेंशियल ईयर 15 और 16 का, 15 तक का प्रॉफिट आपके पास है, 15-16 का प्रॉफिट बताना है फाइनेंशियल ईयर का। तो सारे बच्चे बताओ मेरे को प्रॉफिट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा वेट किसको देंगे? रिसेंट को। सबसे ज्यादा वेट किसको देंगे? रिसेंट को, जो अभी अभी गया है। अभी अभी आपका प्रॉफिट कम हुआ है, तो और कम होने वाला है फ्यूचर में, तो मैं इसको ज्यादा वेट दूंगा। इसको वेट दूंगा, तो मैंने इसको वेट दे दिया 5 का, तो इसको वेट दे दूंगा 4 का, इसको वेट दे दूंगा 3 का, इसका वेट दे दूंगा 2, और इसका वेट क्या दे दूंगा? 1। समझ में आ रहा कि नहीं? जो रिसेंट क्या है उसको ज्यादा वेट, जो दूर है उसको कम वेट। जैसे मैं बोला था कि आपको 12th का रिजल्ट मेरे को बताना है, तो आपने बोला सर 11th को ज्यादा वेट दो, 9th को कम, क्योंकि 9th जो है वो बहुत पुराना साल है, जबकि 11th अभी अभी क्या है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ध्यान रखें सारे बच्चे, टाइम को बेस बनाना है। किसको बेस बनाना है? टाइम को। बिल्कुल वैसा जैसे मैं आपसे बोलूं, बेटा आपके रिश्तेदार, रिलेटिव जो पास में ही रहते हैं, उनको आप ज्यादा वेट दोगे, क्योंकि रोज ही क्या होने वाला है, उनसे सामना होने वाला है। और जो दूर रहते हैं, कभी कभार ही मिलते हैं, उनको आप फोन नहीं भी लगाओ तो चलेगा, लेकिन सामने वाला रोज निकल रहा है, तो रोज सलाम दुआ करना पड़ेगी कि नहीं? तो जो पास के लोग हैं उनको ज्यादा वेट, और जो दूर के लोग हैं उनको कम वेट देना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो हाँ है ना? पक्का? ऐसा होता है जो आपका काम चलाऊ दोस्त है, कभी कभार ही मिलता है, बताओ उसको हम वेट नहीं भी दोगे, सलाम दुआ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो रोज सामने से निकलता है उसको ज्यादा वेट देना पड़ेगा कि नहीं? सेम यहां पर, जो पास में है उसको ज्यादा वेट देना है, जो दूर है उसको कम वेट। अब ये वेट क्या है? वेट कुछ नहीं बेटा, आप ऐसा मान रहे हो कि इन प्रॉफिट को आप 5 साल तक कंसीडर करोगे, इन प्रॉफिट को 4 साल, इन प्रॉफिट को 3 साल, इन प्रॉफिट को 2 साल, और इन प्रॉफिट को 1 साल ही कंसीडर करोगे एवरेज निकालने के लिए। तो इन प्रॉफिट को हम, ये थे तो 5 साल के प्रॉफिट, लेकिन मैं इनको बना दूंगा 15 इयर्स के प्रॉफिट। कैसे? मैं इन प्रॉफिट का मल्टीप्लाई कर दूंगा वेट में, तो जो मल्टीप्लाई करोगे वो आ जाएंगे बेटा आपके प्रोडक्ट। क्या आ जाएंगे? फटाफट बोलो, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि इन प्रॉफिट को मैं 6000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहा हूं, मतलब ये प्रॉफिट मैं 5 साल तक कंसीडर कर रहा हूं। इन प्रॉफिट में मल्टीप्लाई 4 कर रहा हूं, मतलब इनको कितने साल तक कंसीडर कर रहा हूं? 4 साल। इन प्रॉफिट में मल्टीप्लाई 3 करूंगा, तो बताओ ये प्रॉफिट कितने साल के प्रॉफिट बन जाएंगे? 3 साल के। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से वाले साल के लिए गया? बताओ सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन से साल के लिए गया? जो रिसेंट गया है, जो रिसेंट गया है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे इनका, तो क्या आ जाएगा? फटाफट बोलो, प्रोडक्ट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बेटा? प्रोडक्ट। क्या आ जाएंगे? जोर से बोलो, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट निकालना पड़ेंगे सबसे पहले तो चलो मैंने यहां पर वेट दे दिया है 1 2 3 का। सारे बच्चे जल्दी से बताओ, अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे? बोलो, यहां लिखता हूं मैं प्रोडक्ट। बताएं, यहां प्रॉफिट कितना कंसीडर होगा? केवल 15000 एक बार ही? यहां बताओ कंसीडर कितने बार होगा? एक बार या 2 बार? 2 बार, मतलब कितना ले लूं? 28,000। यहां कितनी बार कंसीडर हो रहा है? 3 बार। बताओ कितना हो जाएगा? 36,000। यहां कितनी बार कंसीडर होगा? 4। कितना हो जाएगा? 32। और ये कितनी बार कंसीडर होगा? 5 बार। तो कितना हो गया? 30। सारे बच्चे बताओ टोटल प्रॉफिट कितने हो गए? ये टोटल प्रॉफिट कितने हो गए? अब जरा बताओ, प्रोडक्ट का टोटल लगा लो सारे बच्चे, और जल्दी से बताओ ये टोटल प्रॉफिट कितने हो गए? बोलो, 1,41,000 ये प्रॉफिट आ गया।
अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये प्रॉफिट कितने साल के प्रॉफिट हैं? 1 साल के, 5 साल के, कि 15 साल के प्रॉफिट हो गए? थे तो हमको गिवन 5 साल के प्रॉफिट, लेकिन हमको बना लिया 15 साल के प्रॉफिट के बराबर। कितने साल के बराबर? 15। तो अब एवरेज निकालने के लिए डिवाइड किससे करना पड़ेगा? टोटल ऑफ वेट से। किससे डिवाइड करोगे? टोटल ऑफ वेट से। तो बस बेटा यहां निकाल लो एवरेज प्रॉफिट क्या आ जाएगा। इस एवरेज को निकालोगे तो ये कहलाएगा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? फटाफट बोलो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, कितना आ जाएगा? 1,41,000 डिवाइड कितने से कर दूं बेटा? 15 से। बताओ कितना आ रहा वेटेड एवरेज प्रॉफिट? सारे बच्चे जल्दी से निकाल के बता दो कितना आ रहा है। कितना बेटा? 9,400। ये सबका आया कि नहीं? बोलो। सिंपल एवरेज निकालते तो इससे भी कम आता। बात समझ में आएगी नहीं? तो वेटेड एवरेज हमेशा थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा बताएगा। बस मल्टीप्लाई कर दो। अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला यहां क्या बन जाएगा? सारे बच्चे बताओ। आपने यहां वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला है तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब मैं बोलूं वेटेड एवरेज प्रॉफिट 9,400 है और मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है वो 3 साल था क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 3 से। तो बताओ गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो। 28,200। दैट्स योर गुडविल। करते बनेगा कि नहीं? करना कुछ नहीं है, वेट देना है, वेट का मल्टीप्लाई करने का आना है, प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे प्रोडक्ट को टोटल वेट से, तो क्या आ जाएगी? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज का, गुडविल आ जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, सारे बच्चे बताना वेटेड एवरेज मेथड कब लगती है? व्हेन प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और, याद रहेगा। दूसरी बात, या फिर क्वेश्चन में वेट गिवन हो, या फिर क्वेश्चन में, तो वेटेड एवरेज लगाओगे। वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले प्रॉफिट का मल्टीप्लाई किसमें कर दोगे? वेट में। तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएंगे। प्रोडक्ट को टोटल को डिवाइड कर दोगे टोटल ऑफ वेट से। ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ ईयर से नहीं, किससे डिवाइड करोगे? टोटल ऑफ वेट से। मल्टीप्लाई करने से वो प्रॉफिट उतने साल के बराबर हो गए। थे तो वो 5 साल के, लेकिन बना लिया मैंने उनको 15 साल के प्रॉफिट। कितने साल के प्रॉफिट? 15। डिवाइड कर देंगे उनको 15 से। जी हाँ, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मन से ले सकते हो, बट 1 2 3 4 5 लोगे तो ज्यादा बेटर। वेट 1.5 0.80 0.20 कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट ध्यान रखना रीसेंट को ज्यादा वेट देंगे, पुराने को कम वेट देना है। वेट अपने मन से ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रहेगा। चले, तो एक क्वेश्चन आपको दूं, आप करके बताओगे वेटेड एवरेज का। लो भैया, जरा आप मेरे को यहां पर कैलकुलेट करके बताओ गुडविल की वैल्यू। कौन सी मेथड से करोगे? वेटेड एवरेज से। क्यों वेटेड एवरेज से? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है वेटेड एवरेज लगाना है भैया। कहां लिखा है? यहां लिखा है, निकाल। वेट मन से देना है, ध्यान रखना क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं है, आपको खुद देना है। प्रॉफिट दिया है 2,50,000, 375 और 4 लाख। आ रहा है? आ गया? गुड। कितना आ रहा गुडविल की वैल्यू? 10,27,500। ओके, बाकी बच्चे भी निकालो जरा।
इधर रोहन का आंसर भी यही आ रहा है 10,27,500 10,27,500 इधर मुरैना वाले लो बच्चे हमारे 10 लाख मनन कोहेना कितना कालिंदी 10,27,500 शिवाली 10,27,500 ओके ऑनलाइन में भी यही आ रहा कृति जानवी कालिंदी कालिंदी बेटा कितना आ रहा कृति का आंसर ही आ गया सही है जानवी का आंसर भी सेम है बाकी बच्चे जल्दी जल्दी बोलो बेटा यही आ रहा है ओके बताएं सबसे पहले आपने क्या लिखा ईयर क्या लिखे होंगे बेटा ईयर एक कॉलम ईयर का बनाया होगा एक कॉलम प्रॉफिट का बनाया होगा बताएं किसको ज्यादा वेट दूं किसको ज्यादा वेट दूं सारे बच्चे जल्दी से बताएं वेट ज्यादा किसको दिया जाएगा बोलो आप दोगे इसको ज्यादा वेट क्योंकि 2020 सबसे रीसेंट ईयर आपको प्रॉफिट बताना है 2021 का क्योंकि आपको फ्यूचर 2021 कहलाना कि नहीं 2020 तक का प्रॉफिट गिवन है तो 2021 आपका फ्यूचर कहलाना जो रीसेंट है 2021 के पास में कौन सा ईयर है 2020 तो इसको 4 का वेट देंगे इसको 3 का इसको 2 का और इसको 1 का मल्टीप्लाई करके जल्दी से प्रोडक्ट बताने हैं कितने आ गए प्रोडक्ट इधर तो 2 लाख ही आए होंगे इधर 5 लाख हो गए 2 साल के प्रॉफिट हो गए इधर 375 इंटू 3 11 लाख 25,000 ओके 11,25,000 आ गया होगा इधर बताएं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया होगा 16 लाख 16 लाख टोटल वेट और टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर टोटल लगा लो ये हो गया 10 इधर कितना हो गया 34,25,000 बस आपने आप निकाल लिया होगा यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट 34,25,000 डिवाइड बाय कितना कर दूं बेटा 10 एवरेज प्रॉफिट आया 342,500 आया कि नहीं अच्छा इसका सिंपल एवरेज निकालते तो आंसर और कम आता सिंपल एवरेज हमेशा आंसर कम कर देता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट को बढ़ा देता है समझ में आ रहा कि नहीं अगर मेरे को सामने वाले से ज्यादा पैसा चाहिए तो मैं वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करूंगा क्लियर चलो बताओ गुडविल की वैल्यू क्या आएगी $3,42,500 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने साल ईयर परचेस बोला है 3 साल नंबर ऑफ ईयर परचेस इज 3 ईयर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा बताओ कितना आ गया 10,27,500 वेरी गुड हिमांशी का आंसर भी यही आ रहा था चलो भैया इन सबके आंसर ही सेम आ रहे थे तो अच्छी बात है तो मेरे हिसाब से वेटेड एवरेज मेथड बन जाएगी यही करवाई थी सन ने ये कुछ और बढ़ाया था ऐसे ही करवाया था अब बताओ समझ में आ गई पक्का चलो बताओ सिंपल एवरेज मेथड कब लगाओगे अरे नालायको जब प्रॉफिट आर फ्लक्चुएटिंग फॉर्म कभी कम कभी अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है जैसे आपके 9th में 90% बने 10th में 40% बने 11th में 60% हो गए पहले कम हुए बढ़ गए फिर कम हुए फिर बढ़ गए फ्लक्चुएटिंग है आप डांस कर रहे हो तो कौन सी मेथड लगती है सिंपल एवरेज कौन सी मेथड लगती है लेकिन अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या प्रॉफिट घट रहे हैं तो कौन सी मेथड लगेगी वेटेड एवरेज कौन सी मेथड ध्यान रखना डांस करोगे तो सिंपल एवरेज बढ़ाओगे या गिराओगे चीजें तो वेटेड एवरेज ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वेटेड एवरेज मेथड कब लगती है तो एग्जाम में ऐसा ऑप्शन ही नहीं होगा कि जब वेट गिवन अरे गिवन होगा ट्रेंड एन इंक्रीजिंग और
डिक्रीजिंग ट्रेंड व्हेन फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट, फ्लक्चुएटिंग होंगे तो हमेशा सिंपल एवरेज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेड है तो वेटेड एवरेज। याद रहेगा? एनी डाउट? गुड। ये थी हमारी कौन सी मेथड? नेक्स्ट मेथड का नाम लिखो, थर्ड मेथड आपकी, मेथड नंबर 3, जो दुनिया की सबसे अच्छी मेथड मानी गई है। दैट मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सी मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। लिख लिया समझ? कौन सी मेथड? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ाने से पहले मेरे को कुछ चीजें समझाना पड़ेंगी। पहले अपन उन चीज की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद अपन सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। सर क्या बताने वाले हो आप सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ाने से पहले? एक वर्ड लिखो बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 11th में पढ़ा होगा। कौन सा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पढ़ा है 11th में? सुना सुना लगे कि सुना सुना लगे? सुना सुना कि सुना सुना? सुना सुना लग रहा है, ठीक है। सुना सुना लग रहा है तो अच्छा है, और सुना सुना लग रहा है तो दिक्कत वाला मामला है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाम क्या है बेटा? डेफर्ड। व्हाट अबाउट इज डेफर्ड? डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड का मतलब समझते हो क्या? जैसे आप अपनी पढ़ाई को डेफर्ड करते रहते हो, आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं डेफर्ड करना। डेफर्ड करना मतलब टालना। बात समझ में आ रही कि नहीं? डेफर्ड का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, आज नहीं ये काम कल करेंगे। कल पर कोई काम छोड़ दिया तो उसको बोलते हैं डेफर्ड कर दिया। क्या कर दिया उसको? डेफर्ड कर दिया। बात क्लियर हुई कि नहीं? वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंसेस एक ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया था कि पी एंड एल में जाते हैं। कहां जाते हैं बेटा? जोर से बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहां जाते हैं? पी एंड एल में। पीछे पहले भैया कहां जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस? अरे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहां जाते हैं जतिन?
P&L में, और कैपिटल बैलेंस शीट में। पढ़ाया ऐसा बनने को अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। और कैपिटल? पक्का? हाँ या ना? ठीक है, धन्यवाद। तो वैसे ही क्या होता है बेटा, यहां पर हर चीज का एक तरीका होता है कि यहां जाएगा, ये यहां जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस जाना चाहिए P&L में, लेकिन हमारा ऑनर बोल रहा है कि आज नहीं, इसको P&L में कल लेके जाऊंगा। क्या बोल रहा है? आज नहीं, कब ले जाऊंगा? कल लेके जाऊंगा। मतलब लिखना था P&L में, लेकिन सामने वाला P&L में नहीं ले जा रहा, बोल रहा आज नहीं, इसको कल ले जाऊंगा, मूड नहीं है अभी ले जाने का। दूसरे साल पूछा भैया आप P&L में ले चलें, बोलता नहीं नहीं अभी भी नहीं ले जाना, बाद में ले जाऊंगा। मतलब जो चीज P&L में जाना थी वो उसको P&L में नहीं डाल रहा, बैलेंस शीट में लिख के बैठा है। कहां लिख के बैठा है? बैलेंस शीट में। दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो होते तो एक्सपेंसेस हैं, होते तो क्या है, फटाफट बोलो, एक्सपेंसेस, लेकिन अकाउंटेंट उसको असेट मान लेता है। अकाउंटेंट उसको क्या मान लेता है? असेट्स मान लेता है। दैट एक्सपेंडिचर इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान रखना, गुडविल पढ़ने से पहले ये बातें आपको पता होना बहुत जरूरी है, और ये पूरे पार्टनरशिप में मिलेगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। क्लियर है कि नहीं? ये पॉइंट हर जगह मिलेगा डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। मैंने क्या बोला? दोज एक्सपेंसेस विच आर नेचर इज रेवेन्यू। नेचर क्या है? फटाफट बोलो, रेवेन्यू, बट अकाउंटेंट ट्रीटेड एज अ कैपिटल। लेकिन अकाउंटेंट इसको कैपिटल मान रहा है। नेचर तो रेवेन्यू है, लेकिन अकाउंटेंट उसको कैपिटल मान के कहां दिखा रहा है? फटाफट बोलो, बैलेंस शीट में दिखा रहा है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को कौन से एक्सपेंसेस बोलते हैं? फटाफट बोलो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नेचर रेवेन्यू है, नेचर रेवेन्यू है मतलब जाना चाहिए था P&L में, लेकिन अकाउंटेंट इसको बैलेंस शीट में दिखा रहा है एज अ असेट कि ये मेरी असेट्स है, लेकिन एक्चुअल में कोई असेट नहीं है। समझ में आई बात की नहीं? उनको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ कि नहीं? जानबूझ के उसको असेट दिखा रहा, लेकिन एक्चुअल में वो असेट नहीं है। क्लियर? मतलब ये असेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते, लेकिन फिर भी इनको असेट मान के बैठा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब अगर इसकी आप डेफिनेशन पढ़ो तो क्या बोल रहे हैं? देखो जरा डेफिनेशन पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? फटाफट बोलो। ये बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर प्राइमरीली इन रेवेन्यू नेचर। एक्सपेंडिचर का नेचर तो प्राइमरीली क्या है? जोर से बोलो, रेवेन्यू नेचर है। कौन सा नेचर है बेटा? रेवेन्यू। बट द बेनिफिट्स बेयर ऑफ एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। लेकिन अकाउंटेंट बोल रहा है कि इनका बेनिफिट मेरे को 1 साल से ज्यादा मिलेगा, इसलिए मैं इनको असेट मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? इनको असेट मान रहा हूं। आपने पढ़ रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब असेट, और असेट बेनिफिट 1 साल देती है कि 1 साल से ज्यादा सालों तक देती है? 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दें तो उसको असेट बोलते हैं। क्या ये सबको याद है कि नहीं? असेट की डेफिनेशन होने के लिए कितनी कंडीशन पूरी होना चाहिए? 2 मैंने आपको पढ़ाई थी। कौन कौन सी कंडीशन पूरी होना चाहिए असेट की डेफिनेशन के लिए? बोलो, असेट किसको बोलते हैं? भूल गए? कौन बताएगा असेट किसको बोलते हैं? व्हाट इज असेट्स? चल पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं असेट पे आऊं। लिख लो पहले, लिख लो लिख लो लिख लो, उतार लो, नहीं तो बोलोगे लिखने नहीं दिया। पहले लिख लो। सुपर प्रॉफिट मेथड तभी समझ में आएगी जब इन कुछ चीजों के मीनिंग क्लियर होंगे, फिर अपन सुपर प्रॉफिट पे पढ़ पाएंगे, नहीं तो रटोगे और कुछ नहीं करोगे। हाँ भैया। बोल रहे हैं द एक्सपेंडिचर प्राइमरली ऑफ द रेवेन्यू नेचर बट द बेनिफिट वेयर ऑफ एक्सटेंडेड टू द पीरियड्स मोर देन द ईयर ऑफ इनकरेंस। मतलब जिस साल वो खर्चा हुआ है उस साल से ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा अकाउंटेंट मान के उसको असेट के रूप में लिख रहा है। तो उसको हम कौन से एक्सपेंडिचर बोलेंगे? डेफर्ड रेवेन्यू। क्या बोलेंगे उसको? डेफर्ड। अभी मैं समझा रहा हूं, चलें इतनी बातें लिख ली सबने? बोलो,
सारे बच्चे जरा एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहली चीज मैंने आपसे बोला व्हाट इज असेट्स, बताओ सारे बच्चे असेट्स क्या होती है, जल्दी जल्दी बताएं मेरे को, असेट किसको बोलते हैं? हाँ असेट किसको बोलते हैं, किनको असेट बोलते हैं बताएं। हाँ जो 1 साल से ज्यादा बेनिफिट दे बस अकेली उसको असेट बोलते हैं। बचपन में पढ़ाया था मैंने असेट। सानवी बेटा जरा असेट की डेफिनेशन बताना। किसको असेट बोलते हैं? हाँ कालिंदी, कृति, जानवी, पलक, राशि, कोई है जो असेट की डेफिनेशन बता रहा हो? sir, anything that gives benefit in the near future and should be held by the enterprise वेरी गुड, and should hold इधर some भी असेट value. की डेफिनेशन, असेट इज अ रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज इज अ पास्ट फंक्शंस। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही डेफिनेशन दी है इधर कालिंदी ने। असेट क्या है बेटा? सिंपल सी रोटी। बात है, असेट किसको बोलते हैं मैंने पहले भी बताया था कि जो आपको दो कंडीशन पूरी करे। हाँ कितनी कंडीशन बेटा? तो पहली कंडीशन विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब आपको उससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिले। आंटी विच का प्रोवाइड रोटी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, आपको तो असेट आटा एक ऐसा रखा हुआ रिसोर्स है जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे। रखा है। क्या प्रोवाइड करे फटाफट बोलो? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन एंड, प्लस, ध्यान रखना प्लस मतलब एंड, विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के कंट्रोल में होना चाहिए। लिखो असेट इज अ रिसोर्सेज, असेट क्या होते हैं समझो, असेट इज अ रिसोर्सेज, asset is a resources which is controlled by enterprises, which is controlled by enterprises, which is controlled by enterprises and which provide future economic benefits, उसको assets बोलेंगे। क्या बोला बताओ सारे बच्चे? asset is a resources, asset पहली बात तो resources है, विच इज कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइजेस, जो एंटरप्राइज के कंट्रोल में है, एंड विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देंगे उसको असेट्स बोलते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन पिट गई तो वो एक्सपेंसेस है। वो क्या है फटाफट बोलो? एक्सपेंसेस है। असेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। असेट को आप क्या बोल सकते हो फटाफट बोलो? कैपिटल एक्सपेंसेस। असेट मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस। क्लियर है कि नहीं? दो कंडीशन पूरी हो, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी दो कंडीशन पूरी होना चाहिए असेट के लिए? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। पहली चीज क्या? व्हाट इज असेट्स? विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और दूसरा क्या? विच इज कंट्रोल बाय एंटरप्राइजेस। सारे बच्चे ध्यान से समझना। जैसे मैं बोलूं बताओ मैंने एक मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीद के लाया, सारे बच्चे बताओ इसका बेनिफिट बस मेरे को 1 साल ही मिलेगा कि बेनिफिट कई साल तक मिल सकता है? जोर से बोलो। कई साल तक कैसे हो सकता है? मैं इस मोबाइल को यूज करके कुछ कमा लूं, हो सकता है इसको एक्सचेंज करके कुछ कमा लूं, हो सकता है इसको बेच के कमा लूं, बट मेरे को बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं? बोलो। दूसरी चीज, क्या इस पर मेरा कंट्रोल है? हाँ मैं इसको चाहूं तो बेच दूं, मैं चाहूं तो इसको तोड़ दूं, मैं चाहूं तो फेंक दूं। बताओ मोबाइल मना करेगा क्या? इस पर मेरा क्या है फटाफट बोलो? कंट्रोल भी है। तो ये मेरी असेट्स हो गया है। क्या हो गया? असेट। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, सारे बच्चे बताना। मैंने अपने यहां पर अभिनव सर को मान लो एज अ एम्प्लॉय रखा है। अब सारे बच्चे बताओ अभिनव सर जो हैं वो मेरे को फ्यूचर बेनिफिट्स देंगे कि नहीं देंगे? देंगे। उनके काम करने से मेरी एकेडमी में फायदा है कि नहीं है? जल्दी से बताओ। फायदा है। क्या मेरा उन पर कंट्रोल है? कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि मैं उनसे कुछ बोलता हूं वो काम कर देते हैं। कंट्रोल का मतलब 3 चीजों से पूछो। पहली चीज, क्या मैं उसको बेच सकता हूं? अभिनव सर को बेच सकता हूं? उनका हार्ट निकालूं, किडनी निकालूं और बेचना चालू कर दूं? बेच सकता हूं क्या? नहीं। अच्छा मैं उनको एक्सचेंज में दे सकता हूं?
उनको देके कुछ और खरीद लूं, संभव है? नहीं, मैं एक्सचेंज में भी नहीं दे सकता। मैं उनको रेंट पे चला सकता हूं, रेंट पे चढ़ा दूं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दैट मीन्स उन पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो अभिनव सर के ऊपर जो भी मैं पैसा खर्च करूंगा वो मेरी असेट नहीं है, वो मेरा क्या बन रहा है? एक्सपेंसेस। क्या बन रहा है? वो मेरे को फ्यूचर बेनिफिट्स तो दे रहे हैं, लेकिन उनपे मेरा क्या नहीं है? जोर से बोलो, कंट्रोल नहीं है। समझ में आएगी नहीं? जैसे आपको बचपन में बोला था कि बिजनेस में ओनर कुछ भी लाए तो वो कैपिटल होती है और साथ में असेट आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल घर से कैश लाया, घर से गोल्ड लाया, घर से फर्नीचर लाया, लेकिन मैं बोलता था घर से घरवाली ले आया, तो क्या घरवाली बिजनेस की असेट बन जाएगी? बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि उस पर कंट्रोल ही नहीं। वो कब छोड़ के चली जाए कोई भरोसा नहीं है। वैसे अभिनव सर कब छोड़ के चले जाए कोई भरोसा है क्या? नहीं। दैट्स इंपॉर्टेंट। कंट्रोल मतलब आप ऐसे समझो कि मैं उसको बेच सकता हूं, मैं उसको एक्सचेंज में दे सकता हूं, मैं उनको रेंट पे चढ़ा सकता हूं, इनमें से कहीं भी आंसर हाँ मिल रहा है, दैट मीन्स उस पर आपका कंट्रोल है, नहीं तो कंट्रोल नहीं। क्लियर हुआ? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है, मेरे हाथ में। सारे बच्चे बताओ, इस मोबाइल पे मैं कुछ भी एक्सपेंसेस लगाता हूं तो मेरी असेट बनेगा कि एक्सपेंसेस बनेगा? मेरे दोस्त का है, मेरा नहीं है। बताओ, क्या मैं इसको बेच सकता हूं? अरे मेरे दोस्त का है भाई, बेच सकता हूं क्या? नहीं। मैं इसको एक्सचेंज में देकर कुछ ले सकता हूं? मैं इसको रेंट पे चला सकता हूं? मेरा है ही नहीं, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कुछ कर नहीं सकता मतलब ये मोबाइल मेरी असेट, फिर इसके ऊपर मैं कुछ भी रुपए खर्च करूं तो मेरे लिए क्या बनेगा? एक्सपेंसेस। क्या बनेगा बेटा? एक्सपेंसेस। तो ध्यान रखना, असेट्स क्या होती हैं? जो दो कंडीशन पूरी करती हैं। बताओ कौन कौन सी दो कंडीशन पूरी करती हैं उसको असेट बोलोगे? पहली कंडीशन क्या? विच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मतलब है मॉनेटरी फॉर्म में भी मिल सकता है, नॉन मॉनेटरी भी मिल सकता है। जैसे इस मोबाइल को मैं यूज करूंगा तो फायदा होगा, या मैं इसको बेच दूंगा तो पैसा मिल जाएगा। तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी कैसा भी हो, फायदा होना चाहिए, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्लियर? और दूसरा क्या? कंट्रोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। जब ये दो कंडीशन पूरी करें तो उसको असेट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पिट गई, से मैंने आज कोई खर्चा किया और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जैसे मैंने समोसा लिया और खा लिया, अब मैं आपसे बोलूं बताओ फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स मिलेगा क्या? बोलो। नहीं। आप बोलोगे बेनिफिट्स आर एग्जॉस्टेड, खत्म हो गए। मोबाइल खरीदा था, गुम गया, चोरी हो गया, बताओ बेनिफिट्स मिलेंगे क्या? तो बेनिफिट्स आर एग्जॉस्टेड मतलब फ्यूचर में कोई बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहे, जो मिलना था मिल गया। या मैं आपसे बोलूं दूसरी कंडीशन, सारे बच्चे, कि बेनिफिट्स तो हैं लेकिन उन पे मेरा क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। उन पे मेरा क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। भाई मेरे पास जैसे अभिनय सर थे, तो वो मेरे को फ्यूचर बेनिफिट्स तो दे रहे हैं लेकिन उन पे मेरा क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। तो वो भी मेरे क्या है? एक्सपेंसेस ही हैं। वो भी मेरे क्या है? फटाफट बोलो। एक्सपेंसेस। और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम जनरली रिवेन्यू एक्सपेंसेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फटाफट बोलो। रिवेन्यू एक्सपेंसेस बोल देते हैं। दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं? बताओ सारे बच्चे जल्दी से, कैपिटल एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? फटाफट फटाफट सारे बच्चे जल्दी से बताएं। आप बताओ कैपिटल एक्सपेंसेस मतलब व्हाट? तो आप बोलोगे दोज एक्सपेंसेस व्हिच प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड व्हिच इज कंट्रोल्ड बाय अ एंटरप्राइज। मैं बोलूं रिवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब ऊपर की दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पिट रही होगी तो वो चीज क्या बन जाएगा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस का कोई बेनिफिट नहीं होता, जो मिलना था मिल गया है, इसलिए उसको कहां डाल देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के खत्म कर देते हैं। समझ में? वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, P&L में जाके खत्म हो जाते हैं। याद रहेगा? बोलो है ना? अब ये दोनों चीजें समझ में आई पहले तो? कौन कौन सी? कैपिटल एक्सपेंडिचर और कौन सा? रेवेन्यू। अब मैं एक बीच की चीज लेके आया हूं, कौन सा? डेफर्ड रेवेन्यू। अभी दो चीजें क्लियर हैं तो डेफर्ड रेवेन्यू समझ में आएगा। अब मैं बोलूं कि ऐसा कोई खर्चा जिसका नेचर तो रेवेन्यू है, नेचर कैसा है, लेकिन बेनिफिट मेरे को मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड देगा। नेचर रेवेन्यू है मतलब इन तीनों में से कोई कंडीशन पिट रही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझना, मैंने हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कर दिया, अमिताभ बच्चन को बुलवाया और उनसे नहाटा एकेडमी का एडवर्टीजमेंट करा दिया।
अब सारे बच्चे बताओ, अमिताभ बच्चन साहब ने जो मेरा एडवर्टीजमेंट किया है उससे नाट्य एकेडमी को फायदा होगा कि नहीं होगा? अच्छा, केवल 1 साल होगा कि 1 साल से ज्यादा साल तक मिल सकता है? जोर से बोलो। मैं बार बार अमिताभ बच्चन साहब का नाम लेकर के एडवर्टीजमेंट करूंगा, बताओ फायदा होगा कि नहीं होगा? 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बताओ क्या उस एडवर्टीजमेंट पे मेरा कंट्रोल है? अब कंट्रोल कैसे चेक करोगे? उस एडवर्टीजमेंट को सेल किया जा सकता है क्या? मैं तुमसे बोलूं अमिताभ बच्चन ने मेरा एडवर्टीजमेंट किया था, तुम खरीद लो, खरीद सकते हो? अच्छा, मैं उसको एक्सचेंज में दे सकता हूं? जोर से बोलो। क्या मैं उसको रेंट पे चला सकता हूं? अमिताभ बच्चन का एक्सपेंडिचर रेंट पे चल रहा है, संभव है? दैट मीन्स उस पर मेरा कंट्रोल, लेकिन बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिल रहे हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके बेनिफिट एग्जॉस्ट नहीं हुए लेकिन कंट्रोल नहीं है, तो उनका क्या करें? तो अकाउंटेंट उनको डेफर्ड रेवेन्यू मान लेता है। क्या मान लेता है? फटाफट बोलो। डेफर्ड मतलब बीच का चीज। क्या? दोज एक्सपेंडिचर जिनके बेनिफिट्स, सॉरी, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है लेकिन बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। बेनिफिट मेरे को मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलेंगे, उनको क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बताओ क्या अब ये डेफिनेशन क्लियर हुई आपको डेफर्ड रेवेन्यू की? अब पढ़ो जरा, अब आपको शायद डेफर्ड रेवेन्यू समझ में आएगा, जो मैंने अभी आपको यहां खोली थी। क्या बताई थी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बोलो। देखो 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 जरा, क्या बताई थी अभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? क्या बोला था कि ऐसे एक्सपेंसेस जिनका नेचर क्या है, देखो, जिनका नेचर क्या है? रिवेन्यू, मतलब इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है लेकिन इनसे बेनिफिट हमको मिलेंगे मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा। तो अकाउंटेंट उनको क्या मान लेता है? फटाफट बोलो। असेट मान लेता है। क्या मान लेता है? असेट। अब होता क्या है, सारे बच्चे ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां आपसे बोलूं, ये मेरे कुछ अकाउंटिंग पीरियड्स हैं, ये मेरे कुछ अकाउंटिंग पीरियड्स हैं। ये मेरे 4 साल हैं। ये ईयर, फर्स्ट ईयर एंड हो गया, ये सेकेंड ईयर एंड है, ये थर्ड ईयर एंड है, ये फोर्थ ईयर एंड। मैंने यहां पर एक हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया है। कितने रुपए का? से 4 लाख का। और मेरे को लग रहा है कि इस 4 लाख से मेरे को 4 साल में बेनिफिट्स होंगे। कितने साल में बेनिफिट्स होंगे? 4 साल। 4 साल तक ये खर्चा मेरे को बेनिफिट्स देगा। यहां भी बेनिफिट्स मिलेगा, यहां भी बेनिफिट्स मिलेगा, यहां भी बेनिफिट्स मिलेगा, यहां भी बेनिफिट्स मिलेगा। 4 साल तक बेनिफिट्स मिलेगा। अब सारे बच्चे मेरे को बताओ, ये 4 लाख का खर्चा पहले साल के पीएनएल में जाना चाहिए? क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि जिस साल जितना बेनिफिट मिले उस हिसाब से खर्चे बुक होना चाहिए? मैचिंग कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं? बोलो। तो ये खर्चा पहले साल के पीएनएल में जाना चाहिए कि 4 साल के पीएनएल में जाना चाहिए? तो अकाउंटेंट ने तय किया वो हर साल 1-1 लाख रुपए ही पीएनएल में लेके जाएगा, 1-1 लाख रुपए ही पीएनएल में लेके जाएगा। तो उसने पहले साल का खर्चा पीएनएल में 1 लाख डाल दिया और पहले साल के एंड में बैलेंस शीट में इस एक्सपेंसेस को असेट के रूप में रख दिया कि अभी मेरा 3 लाख का बेनिफिट मिलना बाकी है। तो कुछ एक्सपेंसेस पीएनएल में डाल दिया और कुछ एक्सपेंसेस कहां लिख दिया? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में जब उसने एज असेट लिखा तो इसको लिखेगा वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। किस नाम से? फटाफट बोलो। 3 लाख रुपए से। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे असेट जो एक्चुअल में असेट की डेफिनेशन फुलफिल नहीं करती लेकिन फिर भी उनको असेट साइड में लिख दिया जाता है, ये मान के कि उनसे अभी हमको और बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कुछ एक्सपेंसेस का पार्ट तो पीएनएल में चला जाता है, कुछ पार्ट पीएनएल में नहीं डालते, बोलते इनको बाद में डालेंगे, डिफर्ड कर दिया, इनको पीएनएल में आज नहीं डालेंगे। कब डालेंगे? बाद में, क्योंकि इनके बेनिफिट मिलना बाकी है। तो ऐसे एक्सपेंसेस को कौन सा एक्सपेंसेस बोल देते हैं? जोर से बोलो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्या बोल देते हैं? लेकिन एक्चुअली में ये कोई असेट नहीं है। क्यों नहीं है असेट? सारे बच्चे बताओ
क्योंकि इनसे बेनिफिट्स तो मिलेंगे लेकिन इन पे क्या नहीं है, मतलब आज ही मैं बिजनेस बंद कर दूं तो इसको बेच पाऊंगा क्या? लेकिन मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, बिजनेस बंद हो जाए तो बेच के पैसा कमाया जा सकता है कि नहीं? लेकिन इनको बेचा जा सकता है क्या? लेकिन जबरदस्ती इनको असेट माना हुआ है, इसलिए इनको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्लियर है कि नहीं? तो ये बिजनेस के बेटा रिजर्व एंड सरप्लस मतलब निगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फटाफट बोलो? निगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस। क्या कहलाते हैं? निगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस। नोट डाउन कर लो, ये बिजनेस के निगेटिव रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस ही है बिजनेस के, लेकिन नेगेटिव मतलब बिजनेस के लॉसेस हैं। बिजनेस के क्या है फटाफट बोलो? लॉसेस। एग्जाम्पल लिख लो जरा इसके, कुछ एग्जाम में कुछ एग्जाम्पल लिख लो। बैलेंस शीट में ये आइटम दिए हो तो ये आपकी असेट नहीं है, इट इज अ निगेटिव बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। कौन सा बैलेंस बोला मैंने? नेगेटिव मतलब ये बिजनेस के लॉस है। देखा जाए तो खर्चा है लेकिन आपने इसको लिखा नहीं, तो ये कोई असेट नहीं होते। इनको फिक्टिशियस असेट्स भी बोलते हैं। कौन सी असेट? फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब होता है नाम मात्र की असेट, एक्चुअल में कोई असेट नहीं होते। समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ है ना। जैसे आप किसी से भाई दोस्ती कर लो, तुमको बड़ी बड़ी बातें करे कि तू तो घर छोड़ दे, कोई चिंता मत कर, मैं तो तेरे को पाल लूंगा, भरोसा करके छोड़ दिया और बाद में तुमको लात मार के उसने भी भगा दिया, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? ये वैसे ही है धोखेबाज असेट्स, मतलब जिनको आप असेट बोल तो रहे हो लेकिन वो असेट नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ है ना, पक्का। तुमको मूवी लेके चलने की प्लान है, तुमको एक मूवी दिखाना है, तो मूवी लेके चलेंगे तुमको सब। बीच में अपन बनाते हैं प्लान, सबको लेके चलूंगा मैं, एक मूवी दिखाना है सबको। वहां मैं आपको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और अच्छे से बता पाऊंगा। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं? तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सारे बच्चे बताओ, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? ऑनलाइन वालों को भी ले चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बताएं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? जो असेट नहीं है लेकिन फिर भी असेट मानी हुई है। क्लियर है कि नहीं? उनको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। बेसिकली ये क्या है? एक्सपेंसेस हैं, इसलिए इनको बोलोगे नेगेटिव बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। एग्जाम्पल लिखो जरा इनके कुछ, लिखो एग्जाम्पल, जैसे कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। लिखो डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इस नाम से कुछ मिलता है, ध्यान रखना। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब वही, आपने एडवर्टीजमेंट कर दिया और सोच रहे हो बेनिफिट आगे सालों में मिलेंगे, जरूरी नहीं कि बेनिफिट्स मिल ही जाए। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इसी नाम से कुछ मिल जाए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। क्लियर है कि नहीं? तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे फटाफट बोलो? फिक्टिशियस एसेट्स। कौन सी एसेट? फिक्टिशियस, दैट इज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ये सब बिजनेस के क्या हैं? अगर मैं बात करूं तो ये सब बिजनेस के लॉस हैं, इनसे कुछ बेनिफिट मिलने वाले नहीं है। आप मान लो इनसे बेनिफिट मिलेंगे लेकिन जरूरी नहीं कि मिल ही जाए। तो ये सब बिजनेस के लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं फटाफट बोलो? लॉसेस। इट इज नॉट अ सेट, इट इज अ लॉसेस ऑफ बिजनेस। लिख लो, इट इज नॉट अ सेट, इट इज अ लॉसेस ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के लॉसेस होते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ने से पहले ये आना बहुत जरूरी है, कुछ दो चीजें आपको आना जरूरी है। एक मैंने आपको बताया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो ये बिजनेस के लॉस होते हैं। आज के बाद पूरी पार्टनरशिप में अगर इस नाम से कोई चीज मिलती है तो समझ जाना ये बिजनेस का लॉस है। कौन कौन सा? डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या फिर क्या नाम मिलता है फटाफट बोलो? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अगर ये मिलता है तो हमेशा मानना ये बिजनेस का लॉस है। क्या है बिजनेस का? जोर से बोलो। इससे कोई फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाले जबरदस्ती बैलेंस शीट में लिखा हुआ, इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। कहां ट्रांसफर कर देना चाहिए? कैपिटल में प्लस कर देना चाहिए कि माइनस कर देना चाहिए? माइनस। याद करो बचपन में लॉसेस कैपिटल में से क्या कर देते थे? माइनस। ये कैपिटल डूब चुकी है, ये कैपिटल क्या हो चुकी है? डूब चुकी है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत सरल है। एक और चीज बेटा, इन्वेस्टमेंट। एक और वर्ड लिखो, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आर टू टाइप्स।
इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरे होते हैं नॉन ट्रेड। इन्वेस्टमेंट आर टू टाइप्स, एक होते हैं ट्रेड और दूसरे कौन से होते हैं बेटा, नॉन ट्रेड। सारे बच्चे सबसे पहले समझेंगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब व्हाट। कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो व्हेन अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द बिजनेस पर्पस, अगर पैसा आपने बिजनेस पर्पस के लिए लगाया है, बिजनेस में एक्सपांशन के लिए लगाया है कि बिजनेस को कुछ फायदा होगा इस पर्पस से लगा रखा है, तो वो इन्वेस्टमेंट कौन से इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं बेटा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। कौन से इन्वेस्टमेंट, ट्रेड। लिख लो, व्हेन अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर बिजनेस पर्पस, अगर पैसा बिजनेस पर्पस से लगाया है तो दैट इन्वेस्टमेंट इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर। और कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर अदर देन बिजनेस, अदर देन बिजनेस, बिजनेस के अलावा आपने कहीं भी पैसा लगाया तो वो इन्वेस्टमेंट कौन से कहलाएंगे बेटा, नॉन ट्रेड। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अदर देन बिजनेस होते हैं, और ये क्या होते हैं, फटाफट बोलो, बिजनेस। मतलब ये पैसा बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए लगाते हैं, जबकि ये पैसा बिजनेस में इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट कमाने के लिए लगाते हैं। मतलब मैंने पैसा किस लिए लगाया है, सारे बच्चे बताओ, पैसा लगाया है इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट कमाने के लिए, कि मैं इस पैसे से या तो इंटरेस्ट कमा लूंगा या क्या कमा लूंगा, सारे बच्चे बताओ, रेंट या फिर डिविडेंड। मेहनत नहीं करना चाहता हूं, बिना मेहनत करे पैसा बनाना चाहता हूं, तो इन्वेस्टमेंट कर दो नॉन ट्रेड में। कैसे, बैंक में एफडी कर दी, सारे बच्चे बताओ, बैंक में एफडी कर दी तो मैं पसीना बहाऊंगा तब जाके इंटरेस्ट मिलेगा, कि एफडी करने से अपने आप इंटरेस्ट मिलेगा। रिलायंस में पैसा लगा दिया, डिविडेंड डिविडेंड ऐसे ही मिलेगा कि नहीं। मेरे को ऐसा तो नहीं कि रिलायंस में मुकेश अंबानी जी को धक्का लगाना पड़ेगा, बोले आप बहुत मोटे हो गए इसलिए धक्का लगा के आपको चलाते हैं, साल भर में चलाऊंगा तब जो मेरे को डिविडेंड देंगे। पैसा लगा दो, काम खत्म, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको और कुछ करने की जरूरत। मैंने एक प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा दी, बताओ कोई मेहनत करना पड़ेगी कि रेंट अपने आप मिलेगा। तो अगर पैसा इस पर्पज से लगाया है दैट मींस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मैंने पैसा प्रॉफिट बनाने के लिए लगाया है तो वो इन्वेस्टमेंट कौन से इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये असेट भी बिजनेस असेट नहीं होती। कौन सी असेट बिजनेस की असेट नहीं होती, बोलो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये भी आपकी बिजनेस असेट नहीं होती, क्योंकि ये पैसा अदर देन बिजनेस इन्वेस्ट कर रखा है। लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज अ बिजनेस असेट, ये आपकी बिजनेस की असेट्स होती हैं जो एक्चुअल में बिजनेस में यूज होंगी। समझ में आया कि नहीं। तो इन्वेस्टमेंट भी कितने तरह के होते हैं बेटा, जोर से बोलो, दो। कौन कौन से, ट्रेड और नॉन ट्रेड। क्लियर है कि नहीं। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, उसको बताना। बताओ, गुडविल निकालने के लिए, अब गुडविल किसकी निकाल रहे हो, ऑनर की निकाल रहे हो कि बिजनेस की निकाल रहे हो, तो बताओ बिजनेस की निकाल रहे हो तो बिजनेस की असेट में क्या इनको असेट मानना चाहिए, बताओ। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को असेट मानना चाहिए क्या, नहीं। इसलिए याद करो, गुडविल के प्रॉफिट निकालने के लिए आपने इनकी इनकम को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। क्या कर दिया था, क्यों, क्योंकि ये असेट थी नहीं। समझ में आया कि नहीं। दूसरा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या इनको असेट मानना चाहिए, क्या इनको असेट मानना चाहिए, ये बिजनेस की असेट है क्या, नहीं, ये बिजनेस के क्या है, लॉस है, ये एक्चुअल में कोई असेट नहीं है। बिजनेसमैन इसको असेट मान के बैठा है, तो हम थोड़ी ना असेट मान लेंगे, इसलिए गुडविल कैलकुलेशन में इनको भी कंसीडर नहीं करते। समझ में आया कि नहीं, याद रहेगा। चलें, ये दो बातें सबको समझ में आएंगी नहीं। सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ने से पहले ये दो बातें सबको क्लियर होना चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं। इतना सबको समझ में आ गया कि नहीं। कौन कौन सी दो बातें समझ में आई अभी तक, सारे बच्चे जल्दी से बताओ। पहली चीज क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस किसको बोलोगे, जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस किसको बोलोगे,
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जिसका नेचर रेवेन्यू है, लेकिन अकाउंटेंट उसको कैसा मान रहा है, कैपिटल जैसा मान रहा है। सिंपल बोलो, जिसको अकाउंटेंट कैसा मान रहा है, कैपिटल जैसा, उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। ये बिजनेस के लॉस होते हैं, एक्चुअल में कोई असेट नहीं होते हैं, जबरदस्ती असेट साइड में लिखे हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कोई पूछता है आपसे तो आप बोलोगे वो इन्वेस्टमेंट जो हमने इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट कमाने के लिए पैसा लगाया है, बिना मेहनत के पैसा कमाऊंगा इसलिए लगाया है, तो वो इन्वेस्टमेंट कौन से कहलाते हैं बेटा, नॉन ट्रेड, जिसका हमारी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिजनेस में पैसा अर्न करने के लिए लगाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, मैंने इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट दे रखे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने बोला है कि अगर डिपॉजिट करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। तो अब सारे बच्चे बताओ, बिना इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस चल सकता है क्या? तो मैंने पैसा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दे रखा है, दैट इज अ ट्रेड इन्वेस्टमेंट। भले उसमें मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कौन सा है, फटाफट बोलो, ट्रेड है, क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए जरूरी है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इन्वेस्टमेंट दो तरह के हो गए, कौन कौन से, ट्रेड और नॉन ट्रेड। याद रख पाओगे पक्का? चलो, तो इतना आप सारे बच्चे पढ़ के आना, इसके आगे अपन कल डिस्कस करेंगे, आज इतना ही छोड़ रहा हूँ। कल मैं आपको सुपर प्रॉफिट, आज मैं शुरू करूंगा तो भी सही नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो कल मिलते हैं, बाय बाय। आज आपको 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ। नहीं बेटा, रेंट ट्रेड नहीं होगा कालिंदी बेटा, रेंट ट्रेड तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट ही रेंटल बिजनेस करने का हो, तब आपका ट्रेड हो सकता है, नहीं तो ट्रेड नहीं होगा। क्लियर? चले, तो इतना आप पढ़ के आए, बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय।